हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसएफ सिविल सर्विसेज क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंजलि है। आज की वीडियो में मैं मेरी 69 बीपीएससी की जीएस1 कॉपी दिखाऊंगी एंड 68 बीपीएससी की भी जीएस1 कॉपी मैं स्क्रॉल डाउन करूंगी। ये कॉपी दिखाने का यही पर्पस है कि आप कैसे किसी आंसर को अप्रोच करना चाहिए, क्या आपकी एक डायरेक्शन होनी चाहिए और क्या एक फ्रेमवर्क होनी चाहिए जिस पे आपके आंसर आधारित हो। तो ये आप सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि किसी टॉपर की कॉपी या किसी सेलेक्टेड की कॉपी आप एक रेफरेंस ले लो एंड देन उसके बाद अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करो। तो GS1 एंड GS1 की कॉपी 69 और 68 बीपीएससी के मैं इसमें शो करूँगी। सब्सिक्वेंटली GS2 एंड एसए की भी कॉपीज़ मैं शो करूँगी वीडियो के माध्यम से ही। आपको टेलीग्राम पे इसके PDFs भी मिल जाएंगे। आते हैं मेरी जो GS1 की कॉपी है 69 और 68। तो बिफोर गोइंग अहेड मैं थोड़ी अपनी मार्कशीट बता देती हूँ सो दैट यू गेट बेटर एनालिसिस कि मेरी कॉपी से आपको फ़ायदा हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो 69th कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मेरी जो इसमें मैंने मेंस दिया था, इंटरव्यू नहीं दिया था। तो मेंस मैंने इसलिए दिया था क्योंकि 68 का रिज़ल्ट नहीं आया था एंड 68 का रिज़ल्ट नहीं आया है एंड नो वन नोज़ कि आप 68 बैच में 68 बीपीएससी में आपकी रैंक 4 आ जाएगी। सो एवरी वन वॉन्ट्स टू गेट अहेड विथ अ बेटर पोस्ट। तो इसीलिए 69 जब उसका फॉर्म गिरा और फिर मैंने पीटी दिया, मेंस दिया, मैंने इसी एस्पिरेशन के साथ दिया कि अभी मेरा रिज़ल्ट नहीं आया है, अभी मेरा सिलेक्शन 67 में एज एन APO हुआ है बट मुझे और बेहतर पोस्ट पे जाना है, इसीलिए मैंने 69 दी थी। और ये जस्टिफिकेशन देना इसलिए होता है क्योंकि बहुत लोग मुंह उठा के कमेंट सेक्शन में आके बोलने लगते हैं कि आपने फिर क्यों दिया अगर आपको इंटरव्यू नहीं देना था। तो नो वन नोज़ द फ्यूचर। यहाँ पे वो फ्यूचर कंप्यूटर है नहीं कि मुझे पता चल जाए कि हाँ 69 में मेरा 68 में मेरा 4th रैंक आ जाए। तो 69 में मैंने दिया तो इसमें मेरी GS1 की 188 मार्क्स आई है एंड इसमें फॉर्चुनेटली मेरी अच्छी मार्क्स आ गई। लेकिन 69 मेंस के लिए मैंने कोई तैयारी अलग से नहीं की थी। जो मेरी बेस बनी हुई थी 67 और 68 के लिए, उसी तैयारी के साथ मैं 69 बीपीएससी देने चली गई एंड दिस इज़ द मार्क्स आई गॉट। ऐसे इंग्लिश मीडियम का ऐसे का स्कोर उतना अच्छा नहीं हुआ है इस बार, वरना मेरे मार्क्स और भी अच्छे आते। तो ये है 69 का। तो इसमें आप देख सकते हो कि GS1 में मुझे 188 आया है। 68 में जिसमें मेरी रैंक 4 आई है तो उसमें मेरा GS1 का मार्क्स 172 आया है। ओवरऑल GS1 का मार्क्स 68 में कंपेरेटिवली थोड़ा कम हुआ था, जिस हिसाब से मेरा जो 172 मार्क्स है वो अच्छा मार्क्स है एंड ये GS1 में 172 आया है। एंड 67 में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था जिसमें मेरी रैंक 439 थी एंड उसमें का मुझे मार्कशीट नहीं मिल रहा बट ये मेरे मार्क्स हैं। GS1 का 180 एंड GS2 का 143। अभी हम GS1 ही देखेंगे, इसके बाद वाली वीडियो में हम GS2 को भी कवर करेंगे। तो ये मेरी मार्कशीट हो गई। अब हम डायरेक्ट कॉपी पे आते हैं। तो ये है बीपीएससी की जो रियल एग्ज़ाम की कॉपी, जो GS1 की कॉपी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इधर यहाँ पे इस साइड में, राइट साइड में डिटेल्स हमें भरने होते हैं, इस साइड में, जो कि अभी नहीं है। उसको शायद वो जब चेकिंग करते हैं तो उसको फाड़ लेते हैं। तो इसमें डेट लिखना होता है, आप कौन सी मीडियम यूज़ कर सकते हो। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि मैम अगर मैं GS1 इंग्लिश में लिखूँ और ऐसे हिंदी में लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल आप लिख सकते हो। देखो यहाँ पे आंसर मीडियम आपको हर एक पेपर के लिए पूछा ही जा रहा है कि आप हिंदी, इंग्लिश या उर्दू प्रेफर करते हो। तो अगर GS1 हिंदी में लिखना है तो हिंदी के OMR को ये करो, डार्कन करो, और अगर आपको ऐसे इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश को डार्कन करो। तो आप बिल्कुल अपने मीडियम को चेंज कर सकते हो। अब हम डायरेक्ट अंदर आंसर्स पे आते हैं। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, अगर आपने 68 का बीपीएससी का मेंस का आंसर देखा, क्वेश्चन देखा होगा, तो उसमें 1858 का एक्ट पूछा गया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उससे ही एनालिसिस हो जाता है कि ये एक्ट ये तो पूछेगी ही पूछेगी। लेकिन इंडियन काउंसिल एक्ट में ये वाली जो काउंसिल एक्ट है, इतना इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो मुझे भी उतना कुछ याद नहीं आ रहा था, तो इसीलिए मेरी जो आंसर है आपको दिखेगी बहुत छोटी ही मैंने लिखी है, क्योंकि मुझे उतनी कंटेंट याद नहीं आ रही थी। और 69 के लिए मैंने मतलब पढ़ाई छोड़ दी थी बीच में। तो जितना मुझे कंटेंट याद था, जो भी मुझे कंसेप्ट याद थे, वो मैंने इसको यहाँ पे फ्रेम करके लिखा। एंड मेंटरशिप प्रोग्राम में हमने क्या किया है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ब्रिटिश ने अपने इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस में लिए थे, वो सारे हमने कवर करवा दिए, सो दैट कोई भी क्वेश्चन पूछे आप आराम से उस पर लिख सकते हो, शॉर्ट पेज में ही लिख सकते हो। क्योंकि शॉर्ट पेज में कोई एक एक्ट को पूछेगा नहीं, लॉन्ग आंसर में ये शॉर्ट में ही
पूछेगा, लॉन्ग में पूछेगा तो पूरा पूछेगा कि पूरा बताइए एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, शॉर्ट में एक एक एक्ट को पूछ सकता है। तो ये हो गया। अब देखिए संथाल अपराइजिंग, तो संथाल अपराइजिंग में इसमें इन्होंने क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा कि क्या है संथाल अपराइजिंग, तो इससे यही पता चलता है कि हमारे जो भी हमने डायमेंशंस कवर किए हैं अपने नोट्स में वो सारे हमें लिखने हैं। तो कॉजेज़ हमने लिख दिया, कोर्स बता दिया, फिर उसके बाद कंसिक्वेंसेज लिख दिया एंड देन कंक्लूड कर दिया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। चंपारण सत्याग्रह, अगेन उसी तरीके से बस एक टॉपिक दे दिया और हमें इसको एड्रेस करना है। तो अगेन हम सारे डायमेंशंस को कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल कॉजेज़ करेंगे, कोर्स करेंगे, फिर उसके बाद कंसिक्वेंस करेंगे एंड फिर उसके बाद कंक्लूड करेंगे। फिर उसके बाद आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियड, तो ये तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, हमेशा मौर्यन, पाला, पटना कलम से पूछता ही है, तो ये भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो इसमें भी कुछ ऐसा दिया नहीं है कि हमें एक स्पेसिफिक चीज़ को डील करना है, तो इसलिए हम जितना इसमें पार्ट्स को ऐड कर सकते हैं वो करेंगे। फिर उसके बाद देखिए आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द मॉडर्न बिहार, तो इसमें हम जो भी आर्किटेक्चर हुए हैं, बिहारा, पैलेसेस, पिलर्स, स्तूपा, ये सब हमने इसको कवर किया। तो इसमें और भी सारे होते हैं बट हमें जो शॉर्ट पेजर्स के टाइप लिखना है तो इसलिए हम ज़्यादा चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। जो जो इम्पॉर्टेंट फीचर है, मतलब अगर आपके पास 10 इंपॉर्टेंट फीचर है तो आपको उसमें 5 तो ऐसे फीचर हैं जो मोस्ट प्रायोरिटी बेस्ड है, तो हम उस 5 वाले को लिखेंगे। तो ये हमारा मॉडर्न पीरियड वाला आंसर हो गया। केव्स पेंटिंग ऑफ द ईस्टर्न इंडिया, तो 68 बीपीएससी में आपने देखा होगा कि केव्स पूछा गया था ईस्टर्न इंडिया में, यहाँ पे केव्स पेंटिंग पूछ दिया है। तो ये अलग से कोई प्रिपेयर नहीं करता, हमने जितना मॉडर्न में पढ़ा, पाला में पढ़ा, उसी को हम लिख देंगे। तो केव्स पेंटिंग ऑफ ईस्टर्न इंडिया में मैंने वॉल पेंटिंग बता दिया, मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग बता दिया, जो मैंने पाला में पढ़ा था मुराल पेंटिंग बता दिया एंड उसी में एग्जाम्पल्स दे दे के उसको कवर कर लिया। तो ये हो गया केव्स पेंटिंग, मैंने हैंडल कर लिया। तो ये मुझे अलग से इस पर कुछ कंटेंट नहीं आता था, मैंने जो पढ़ा था उसका ही इंटरलिंकिंग करके एक जनरलाइज आंसर लिख दिया और उस हिसाब से मुझे मार्क्स मिल गए। इवैल्यूएट द चंपारण इंडिगो मूवमेंट, एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट। अब ये चंपारण इंडिगो मूवमेंट पे पूछ रहा है, उसको इवैल्यूएट करने बोल रहा है, उसका इम्पैक्ट बताने बोल रहा है। तो चंपारण इंडिगो मूवमेंट का मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, इसका कॉजेज़ बता दिए, कॉजेज़ में मैंने 4-5 पॉइंट बता दिए। फिर उसके बाद गांधी जी का अराइवल और उसके बाद उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ वो उसके बारे में बात कर ली। और गांधी जी ने मल्टीफोल्ड तरीके से इसका इम्पैक्ट था, ना कि सिर्फ था कि पीजेंट के जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करना, साथ ही साथ उन्होंने इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल चेंजेस लाने के लिए भी काफ़ी स्टेप्स लिए थे। तो वो मैंने बता दिया कि उन्होंने अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बात की, उन्होंने स्कूल्स खोले बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स एंड गाँव में जाकर, तो वो हो गया। फिर इसके बाद इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से, तो आपको पता है कि क्या इम्पैक्ट पड़ा। जहाँ पे हम सिर्फ एजुकेटेड लोग इंडियंस ही इसमें इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में आ रहे थे, वहाँ से इसका कन्वर्जन हुआ मास मूवमेंट में, वहाँ से इसका कन्वर्जन, वहाँ से चंपारण सत्याग्रह से ही नॉन वायलेंस का सत्याग्रह का हमें रियल मीनिंग पता चला और उसको हमने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में यूज़ किया। उसी सारे पॉइंट्स को मैंने अलग अलग लिखा है। वुमेंस की पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो गई एंड फाइनली इसको मैंने कंक्लूड किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, कंट्रीब्यूशन ऑफ द मॉडरेट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये हो गया मॉडरेट फेज। अब दूसरा क्वेश्चन है ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, तो दोनों में मुझे ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगा और ये मुझे याद भी था। तो मॉडर्न एजुकेशन मतलब वेस्टर्न एजुकेशन, बट इन्होंने मॉडर्न यूज़ किया है तो हम भी मॉडर्न ही डालेंगे, वेस्टर्न नहीं लिखेंगे। तो जो भी क्वेश्चन में टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है उसी को बस उठा कर डाल दो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो इसमें मैंने बता दिया कि क्या क्या किस फेज़ में डेवलपमेंट हुए और सारे पॉइंट्स को हैंडल कर लिया, इम्पैक्ट क्या हुआ मॉडर्न एजुकेशन का बिहार में, एंड फिर उसके बाद उसको भी एक्सप्लेन कर लिया थोड़ा एंड फिर उसको कंक्लूड कर लिया। अब हम आते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 1 हमारा कंप्लीट हो गया, सेक्शन 2 हमारा करंट अफेयर्स होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कंसर्न ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप। तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या थ्रू इट्स जजमेंट क्या क्या एक्शन लिए हैं सो दैट इट कैन ब्रिंग द जेंडर इक्वालिटी एंड जेंडर स्टीरियोटाइप और इनइक्वालिटी को मिनिमाइज कर सके। तो यहाँ पे मैंने साहबानो केस, हदिया केस, ट्रिपल तलाक केस, रिसेंट प्रेगनेंसी रिलेटेड जजमेंट जो मैटरनिटी लीव से रिलेटेड था, जेंडर रिजर्वेशन के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट बार बार बातें करती है, एंड ऑल इंडिया ऑल वुमेन कमीशन बनाया था जो मणिपुर का इशू था। तो इससे क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप को सुप्रीम कोर्ट थ्रू इट्स जजमेंट एंड द डिसीजन वो ब्रेक कर रही है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब आता है रेलिवेंस ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल। तो ये न्यू क्रिमिनल लॉज है, ये हमने मेंस मेंटरशिप में भी आपको सारे क्रिमिनल लॉज को करवाया है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किसको रिप्लेस करती है, सीआरपीसी को रिप्लेस करती है और इसकी क्या रिलेवेंस है तो वो मैंने बता दी, एंड चैलेंजेस इसमें क्या क्या है वो बता दी, एंड फाइनली
फाइनली इसको कंक्लूड कर दिया। रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिसीजन मेकिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंस टेक का पार्ट है, लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन पॉलिटी का पार्ट हो गया। अब दोनों को जोड़ के इसको करंट अफेयर्स में पूछ दिया। तो हमें बहुत ही इंक्लूसिव स्टडी करना होगा, एक एक सब्जेक्ट को सेग्रीगेटेड तरीके से नहीं पढ़ना होगा, वरना फिर क्वेश्चन डील नहीं होंगे। आप ये देखोगे करंट अफेयर्स में हमेशा पॉलिटी के टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे ही आपको, इवन इन द 68 और इवन इन द 69। 68 में तो बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड पूछा था, 69 में यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो हम अभी देखेंगे आगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, और क्या लीगल इंस्टीट्यूशन में डिसीजन मेकिंग, द पॉलिसी एनालिसिस, डेटा ड्रिवन डिबेट्स होंगे, तो सिक्योरिटी सर्विलेंस भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। और हमने काफ़ी बार देखा है कि जो पार्टी पावर में होती है उसका बायसनेस रहता है, तो अपोजिशन पार्टी के माइक्स ऑफ हो जाती है। तो अगर हम ये एल्गोरिथम बेस्ड रख दें तो ह्यूमन बायसनेस नहीं होगी, और जहां अपोजिशन पार्टी को मुद्दा उठाने का मौका मिले और वो आवाज़ जनता तक भी पहुंचे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस भी हम एआई में कर सकते हैं, एआई के थ्रू कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ग्लोबल वेज रिपोर्ट। अब ग्लोबल वेज रिपोर्ट हम इस पीरी में तो जरूर पढ़ते हैं कि इसका इंडिया का रैंकिंग क्या है, बट अलग से हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ते कि इसके पे क्या क्या पैरामीटर्स होंगे नहीं होंगे। तो ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि क्या क्या इसके पैरामीटर्स से होंगे। इम्पैक्ट्स तो जेनरिक फॉर्म में निकाल लूँगी, लेकिन पैरामीटर्स नहीं पता था। तो मैंने एक बहुत जनरलाइज और इंटरलिंकिंग करके खुद ही सोचा कि ग्लोबल वेज रिपोर्ट है तो क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो टाइप ऑफ वर्क, मिनिमम वेज पर, नंबर ऑफ वर्किंग आवर, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, इंश्योरेंस, पेंशन एंड जॉब सिक्योरिटी, ये मैंने पैरामीटर्स लिख दिया। इम्पैक्ट उसका क्या होगा तो वो लिख दिया, एंड फाइनली इसको कंक्लूड कर दिया। तो इससे यही पता चलता है कि आपने जितना टॉपिक किया है वो आपके लिए इफ़िशियंट है। आपको बस तरीका आना चाहिए इंटरलिंकिंग का, सो दैट यू कैन मेक अ जनरलाइज एंड अबव एवरेज आंसर। ये आप लिख सकते हो विथ इंटरलिंकिंग, इधर का डेटा उधर करके एंड जेनरिक पॉइंट्स निकाल के, एंड उसमें डेटा को फीड करके उसको जेनरिक से आप वैल्यू एडिशनल पॉइंट्स बना सकते हो। बेसिक प्रोविज़न ऑफ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी उस टाइम काफ़ी फेमस था और काफ़ी न्यूज़ में भी था, तो इसके ये तो पढ़ के लोग गए ही होंगे, तो इसको भी मैंने इसको एड्रेस कर लिया। बट जैसा मैंने बताया 69 बीपीएससी मेंस में मैंने उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं की थी। 68 के बाद कहीं ना कहीं वो लिंक टूट गया था, तो जितना मुझे पॉइंट्स आ रहा था तो उतना मैंने लिखा है। इंडिया लीडरशिप विद द G20 रिफ्लेक्ट्स द, तो ये G20 का क्वेश्चन है। ऑब्वियसली प्रेसिडेंटशिप था 2023 में, तो G20 पे क्वेश्चन बनेगा ही, तो इसको मैंने हैंडल किया। इंडिया लीडरशिप कमिटमेंट टू द वासुदेव कुटुंबकम कैसे हुआ, अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड करके, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बना के, फिर ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ को पार्टिसिपेशन करके, और 60 सिटीज़ ऑफ इंडिया में इसका काम हुआ, तो जिससे वासुदेव कुटुंबकम लाइक वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये बना के इंडिया अप्रोच क्या क्या अप्रोचेज इंडिया ने यूज़ किए, एंड फिर क्या क्या चैलेंजेस है, तो वो भी मैंने 3-4 पॉइंट बता दिए, और क्या वे अहेड होना चाहिए, एंड फाइनली उसको कंक्लूड कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। जैसा मैंने बताया था 68 में बेसिक स्ट्रक्चर पे पूछ दिए, यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड पे पूछ दिया, जो कि पॉलिटी का ही सेक्शन है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का पहले तो मैंने आर्टिकल से इसका इंट्रोडक्शन दिया, एंड प्लस एक कोड डाल दिया KM मुंशी जिन्होंने बोला था। इसकी क्या पॉजिटिव्स होंगे, तो एक फ्लो चार्ट दे दिया, सो दैट मोनोटोनस नेचर टूट जाए, एंड फिर उसके बाद एक एक पॉइंट्स करके उसको एक्सप्लेन कर दिया। एंड इसमें फिर हमने निगेटिव सोसाइटल कंसिक्वेंसेस भी दिए, क्योंकि इंडिया एज ए वेरी कल्चरली डाइवर्स है। तो अगर हम यूसीसी लाएंगे तो कल्चर के क्या बोलते हैं, फेडिंग होने का भी खतरा है लोगों को। तो उस तरीके से मैंने सारे निगेटिव पॉइंट्स को भी हैंडल किया। फिर उसके बाद वे हेड बताया, जिसमें फिर अगेन मैंने एक सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट को एड्रेस किया, एंड फाइनली उसको कंक्लूड किया। तो ये था मेरा GS1 का पेपर। ये DI का हम बाद में देखेंगे, जिसमें मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे आपको DI में क्वेश्चंस को चूज़ करना चाहिए, और कैसे आप 72 आउट ऑफ 72 मार्क्स ला सकते हो आराम से DI में। जो गलतियाँ मैंने 67th में की थी वो मैंने नहीं की है 68 एंड 69 में फॉर द DI, क्योंकि DI ऐसा सेक्शन है जिसमें आपको टोटल में टोटल आ सकते हैं, सब्जेक्टिव नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है ये। तो इसकी वीडियो मैं एक अलग से लाऊंगी कि कैसे मैंने 2 ऑप्शंस रहते हैं क्वेश्चन के, तो उसमें कैसे आप चूज़ करोगे, एंड कैसे आप स्टेप्स को लिखना कि सो डैट आपके एक भी मार्क्स ना कट हो। क्योंकि ऐसा होता है कि आप आंसर तो हमेशा सही ले आते हो, तब भी आपको जो मार्क्स रहता है 10 में से आपको 8 ही मिलेंगे, 7 ही मिलेंगे, तो वो 2-3 मार्क्स भी आपके डिडक्ट ना हो और आपके 72 आउट ऑफ 72 आए। तो ये था मेरा 69 BPSC का GS1 पेपर।